व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम। एक फिल्म का बहुत बढ़िया डायलॉग है और ये डायलॉग ये है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। तो आज मैं आपको, आप सब दर्शकों को से ये कहना चाहता हूं कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मौसम के तापमान में भले ही थोड़ी कमी आई है, लेकिन सियासी पारा पूरी तरह से हाई है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि तीसरे टर्म मोदी पर भरोसे की गारंटी है। तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि अब हम सब एक हैं और हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में सियासत 360 डिग्री। माननीय सदस्य में और खड़े हुए लोकसभा के आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया। करीब 1 घंटे के संबोधन में उन्होंने एनडीए सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई और अगले 5 साल का रोड मैप भी बताया। और फिर उनके संबोधन में जिक्र हुआ इमरजेंसी का, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था। इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। जब राष्ट्रपति वगैरह के भाषण होते हैं तो उनमें राजनीतिक विवाद नहीं डाले जाते हैं। उसका याद करना बहुत जरूरी था काला दिवस के रूप में, क्योंकि कांग्रेस वालों ने ही संविधान का उस समय धज्जियां उड़ाई थी और आज संविधान की प्रति लेकर के हर जगह घूमे फिरते हैं। मीशा भारती, उनका नाम मीशा क्यों पड़ा? लालू जी आज कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। मीशा भारती इसीलिए पड़ा कि लालू जी मीशा में थे बंद और उसी समय ये पैदा ली थी अखिलेश जी से, जिनके पिताजी मुलायम सिंह यादव क्या दोष किए थे, जेल में बंद थे। तो आज इसको याद करने की जरूरत है। इस बीच अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने संसद से सेंगोल को हटाकर वहां संविधान रखने की मांग उठा दी, जिस पर नया सियासी बवाल छिड़ गया। लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए, ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सेंगोल प्रतीक है राजदंड का, तो अगर रखना ही है तो सेंगोल हटा के संसद भवन से वहां संविधान की एक मोटी प्रति रख देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंबल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए। तो आज संसद में छिड़े संग्राम पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लोकतंत्र का महाभारत। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले देश के नंबर 1 कार्यक्रम में बात करेंगे आज की चर्चा के मुद्दे की। विपक्ष की सीटें बढ़ी, अब संसद चलेगी, हंगामा भी बढ़ेगा। ये पहला आज का मुद्दा है। सहयोगियों वाली मोदी 3.0 में भी क्या बड़े फैसले हो पाएंगे, ये जनता जनार्दन के मन में सवाल है। 2024 से राजनीति के मिजाज के बदलाव का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने फुल मेजॉरिटी वाली सरकारें देखी थी, लेकिन अब ये गठबंधन सरकार है और करप्शन के खिलाफ कड़े एक्शन का दौर जारी रहेगा। यह भी बड़ा मुद्दा है। जनता जनार्दन है मेरे साथ, उनके लिए जोरदार तालियां। आपका अभिनंदन है। मेरे साथ रोहन गुप्ता है भारतीय जनता पार्टी से, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिए, नेता प्रवक्ता है। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा है, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अमित जमाई साहब है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कंचना यादव जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से, उनका अभिनंदन है। राजेश गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका भी स्वागत है। तो तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक बार फिर जोरदार तालियां दर्शकों के लिए और इस मंच पे आसीन हमारे मेहमानों के लिए। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करते हैं अमीक जमाई, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये सियासत 360 डिग्री वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको शुरुआत से ही कुछ भा नहीं रहा है। यानी कभी राहुल जी कहते हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी, कभी खड़गे जी कहते हैं कि ये सरकार जल्दी गिर जाएगी। जब कहते हैं बोनी खराब हो
तो अंजाम क्या होगा? देखिए, देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी का ये जो तीसरा रिजीम है, ये आंध्रा और पटना कंट्रोल्ड रिमोट सरकार है। हमारा सवाल क्या है समाजवादियों का, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन होगा, हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम संसद को चलाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी और देश के हमारे सब विपक्ष के लोग, इंडिया अलायंस के लोग, हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, इवन हमारे नीतीश बाबू ने, आंध्रा ने जो कास्ट सेंसस की बात करी है, देश को हम उस तरफ ले जाना चाहते हैं। इस देश में सबसे चरम पर जो बेरोजगारी है, कि युवा जो ताकत है भारत की, जिस 60% युवा ने इस देश को बनाया, वोट किया, नरेंद्र मोदी जी को तीसरा रिजीम दिया, उसके पास युवाओं के लिए रोजगार की ना कोई पॉलिसी है, ना शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम है। नीचे आपके सामने। जी जी, अब आपने अपनी बात रखना नहीं। एक सेकंड। आपने अभी बोला कि नीतीश बाबू ने कास्ट सेंसस कराया, पूरे देश में होनी चाहिए। विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं, कर्नाटका में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट तैयार है, पेश की नहीं की जाती। बड़ा सवाल है ये। हिमाचल में क्यों नहीं किया जाता? ये कांग्रेस की सरकार है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में आप लोगों की सरकार है, वहां किसी को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अरे पंजाब में विपक्ष की सरकार है अगर, तो वहां किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक प्रश्न कि आप बोलते कुछ है और करते कुछ। मैं आपको समझा रहा हूं। जी जी जी। जब देश की सतह पर जातिगत जनगणना होगी, जाति पर आधारित, इस देश की जनता को गिना जाएगा। आप कहते हो ब्राह्मण 5% है, हम कहते हैं उनकी आबादी ज्यादा है, उनके यहाँ गुर्बत ज़्यादा है। क्षत्रियों में बिहार में जो कास्ट सर्वे नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी के ज़माने में जो हुआ, जो रिपोर्ट आई उनके सामने, उसमें यह बताया गया कि जो क्षत्रियों की वहाँ की ताकत है, वो एक मुस्लिम मेहतर से बदतर शिक्षा और नौकरियों में उनकी हालत है। हमारा ये कहना है ईमानदारी के साथ इस देश में जातिगत जनगणना करवा के जिसकी जितनी आबादी है उसकी वेल्थ का आंकड़ा हो, उसके पास मकान है नहीं है, शिक्षा है, नौकरी नहीं है, अगर वो कहीं पे भी कमी ये कराया क्यों नहीं? कर्नाटक के अंदर रिपोर्ट तैयार है, तो आपकी कांग्रेस की सरकार ने पेश क्यों नहीं करी? अब आपके स्तर की बात बोल रहा हूं। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार मोदी को करना पड़ेगा। देश ने रिमोट कंट्रोल का आरोप झेलने वाले प्रधानमंत्री को देखा है, जिसमें एनएससी सुपर पावर होती थी और 2004 से 2014 के बीच में एनएससी को बनाया गया था। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता साहब जवाब दीजिए। ये बिहार से रिमोट चलेगा, इसका पटना से रिमोट चलेगा? बिल्कुल, ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं है। ये बहुत प्रजातांत्रिक आपस में सहमति की सरकार है, जो देश के लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार है और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संसद में लागू करेगी, उसके लिए जिम्मेदार है, और देश को आगे बढ़ाएगी, उसके लिए जिम्मेदार है। तो विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, जिस तरह चुनाव में गुमराह कर रहा था, अभी भी गुमराह कर रहा है। अभी भी मेरा विपक्ष से आग्रह है कि सच्चाई बोलना सीख लीजिए, सच स्वीकार करिए कि आपके पास 234 सीट है और बहुमत की सरकार है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। हमने कभी कोई मांग नहीं रखी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से। एनडीए में हम घटक दल आज के नहीं है, ये नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर एनडीए खड़ा किया था। 26 साल ये जो तरीका है ना, आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था। आपके बीच में वो नहीं बोले। देखिए, अब आप एनडीए को भी 1 मिनट तो देंगे ना, आपको 2.25 मिनट सुना गया। ये जो विपक्ष का स्वभाव है ना कि दूसरे को बोलने भी नहीं देंगे, टीवी डिबेट में ये हाल है। जातिगत जनगणना पर अगर ये आएंगे ना, कर्नाटक में कराया हुआ है, डेटा नहीं देना चाहते। प्रणब मुखर्जी जब थे, उन्होंने कराया पूरे देश में, राहुल गांधी डेटा पचा गए, खा गए, पता नहीं क्या हुआ उस डेटा का। जातिगत जनगणना हुई थी वो, कांग्रेस आज तक उस पर जवाब नहीं देती। तेलंगाना में करा लीजिए, हिमाचल में करा लीजिए, कहीं नहीं, चुप है। आपकी जहां जहां समर्थन वाली सरकार है वहां भी करा लीजिए, जैसे पंजाब बोल रहे हैं। जातिगत जनगणना या जाति के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको सिगुफा छोड़ना। और हम बताते हैं आपको, अगर बिहार ने इसको कराया तो कमिटेड होकर के अति पिछड़ों का रिजर्वेशन बढ़ाया। और हम मानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पिछड़े और को सबलता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 29 मंत्री हिंदुस्तान में पिछड़े जातियों का हिंदुस्तान में कभी नहीं बना। ये गर्व की बात है सरकार, ये प्रजातांत्रिक सरकार। जी जी जी। अब मेरे को आरजेडी के पास जाना है, कंचना यादव, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आऊंगा। मैं पहले कंचना यादव, तमाम बातें हैं अपनी जगह, लेकिन राजनीति तो अपने तरीके से चलेगी। लेकिन राजनीति का मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई चुनी हुई सरकार है, आप बार बार बोले, मतलब फॉरेन मीडिया में इंटरव्यू दिया राहुल जी ने और ये कहने का प्रयास किया कि ये सरकार तो गिर जाएगी। मतलब आप इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, मोदी बोल रहे हैं G7 में हम मजबूत देश हैं, ये सरकार मजबूत है, और राहुल गांधी एक अखबार को, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं ये सरकार कमजोर है, गिर जाएगी, ये चलने मिलने वाली नहीं है।
देखिए, अगर राहुल गांधी जी आपके चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो आपका और उनका मसला है, उनसे पूछिए। लेकिन आपने जातिगत जनगणना की बात कही और मेरे को पैनलिस्ट जो जदयू के प्रवक्ता है उन्होंने बहुत ही एकदम सीना ठोक कर बोला कि जातिगत सर्वे हमने बिहार में कराया, ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाया, हम भी थे उस सरकार में और हमारे होने के बाद तब आपने वो करवाया था। नीतीश जी उसके मुखिया थे। एक सेकंड नहीं, अब आप बोल रहे बीच में ये अपडेट नहीं है, इनको मैं जब ऑर्डर आया था ना, अपडेट सरकार में नहीं, ये अपडेट नहीं है, इनको मैं नहीं थे, अपडेट गूगल कर लीजिए, ये सरकार में थे क्या? आपको विपक्ष के नेता थे भाई। आप अपडेट नहीं हो। एक मिनट दीजिए। अपडेट नहीं हो, आपको अपडेट कर देती हूँ। जातिगत सर्वे कराना हुआ, एक सेकंड, अरे कंचना जी बोलेंगे, जातिगत सर्वे कराना हुआ, बीजेपी के पेटिशनर पटना हाई कोर्ट जाकर रोक लगाए, यहाँ तक पहुंच गए और उसके बाद जब जातिगत सर्वे हो गया, एक सेकंड चुप करिए ना, जब हो गया हमने ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाया, पटना हाई कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया। दिस इज नॉट जॉक, ये जॉक नहीं है, मैडम मुद्दा है। शेम ऑन यू कि बीजेपी के पेटिशनर उसको खारिज करवाए, वो आप एक आपको नहीं लेकिन पता अब तो बीजेपी के साथ सरकार में है कि हमने आरक्षण बढ़ाया, सीना ठोक कर बोले आरक्षण मैडम मैं सीना ठोक के सबको कहता हूं, लालू यादव अति पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ थे। नीतीश कुमार ने वर्गीकरण किया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा आयोग बनाया जिसकी जांच के लिए कि समाज में पॉलिटिकल स्थिति क्या है। मेरे को रोहन गुप्ता की बात पे जाना है। मैडम क्या बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव महिला आरक्षण के खिलाफ थे। जवाब दीजिए महिला जी, जवाब दीजिए। लालू जी महिला आरक्षण मेरा निवेदन है, एक एक करके सब बोले। आप अपनी वो 40 सेकंड बात रखें, लेकिन देखिए एक सेकंड आपके बीच में बोले, मैंने उनको रोक दिया मैडम, आप ही बोले। थैंक यू, फिर से दैट्स अ गुड जेस्चर। ओके, बोलिए मैडम, प्लीज आप बोलिए। आरक्षण बढ़ा, लगातार हमने मांग की केंद्र सरकार से उसको 9 शेड्यूल में डाला जाए ताकि उसको लीगली चैलेंज नहीं किया जा सके। क्यों नहीं डाली इनकी केंद्र की सत्ता, क्यों नहीं डाली? वो चाहते थे कि उसको क्वेश्चन कर दिया जाए, वो चाहते थे ओबीसी एक सीधा सवाल है और इसका सीधा जवाब है। एक सीधा सवाल और इसका सीधा जवाब 30 सेकंड में, फिर मैं रोहन जी के पास चले जाता हूं। बड़ी सारी बातें हो गई, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने बोला कि जब चुनी हुई सरकार है, 290 वाली सरकार है, 294 वाली सरकार है, तो उसके गिरने के सपने आप क्यों देख रहे हैं? आपके पास तो नंबर भी नहीं है। अगर मतलब मैं मानूं आप बिहार को भी तोड़ लें, मतलब आप आरजेडी को भी जेडीयू को भी तोड़ लें, टीडीपी को भी अपने पास ले जाएं, तब भी सरकार नहीं बना पाते आप लोग। देखिए, हमें किसी को तोड़ने और जोड़ने का कोई शौक नहीं। तो फिर काहे कह रहे थे राहुल जी? सुनिए, आप पूरी बात सुनना सीख लीजिए। लेकिन जिस तरह से आरएसएस इनको अहंकारी बोल रही है, जिस तरह से आरएसएस इनको सबक सिखा रही है, इनके ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। अहंकार तो आजकल आप आरएसएस को सुन रहे हैं, भरे हुए हैं और इनको हर बात पर ये जो 100-150 हमारे सांसद निलंबित कर दिए थे ना, वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब मैं रोहन जी के पास चलता हूं। रोहन जी, बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे प्रश्न हैं और आपने बड़ा धैर्य दिखाया, इसके लिए भी आपका अभिनंदन है जी। लेकिन बात यह है कि बार बार अभी सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी कहा कि पहले तो राहुल जी थे, अभी तो प्रियंका जी चुनाव लड़ रही हैं, जीत के आएंगी तो वो मेंबर होंगी। पहले तो राहुल जी थे, राहुल जी ने परेशान कर रखा था, प्रियंका जी भी आ रही हैं। अब ये मैडम भी कह रही हैं कि देखिए अब वो नहीं कर पाएंगे संसद में, तो पहले कर पाते थे। आपने पहले ऐसा किया क्या है? ये डरे हुए हैं सब लोग, ऐसा क्या कर रखा है आप? पहली बात तो जो मतलब मन में ऐसा इनके एक डाउट है कि अब आप वो नहीं कर पाएंगे, देखिए तो आप डरा के रखना चाहते थे। अमित जी, किसी को दबाने की बात नहीं है। लोकतंत्र का पर्व पूरे देश ने बहुत सफलता से उसको मनाया। जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए, बिल्कुल जोरदार तालियां देश के लोकतंत्र के लिए। और इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने आक्षेप प्रति आक्षेप के अगेंस्ट में इतना बड़ा चुनाव रिकॉर्ड टाइम में, उसके रिजल्ट भी रिकॉर्ड टाइम में, हम सबको उसके लिए देश की जनता को, देश के लोकतंत्र को धन्यवाद होना चाहिए। देखिए, परिणाम जो भी आता है अमीश भाई, देश का जो जनादेश है सबको उसको स्वीकार करना चाहिए और स्पोर्टिंगली स्वीकार करना चाहिए। चुनाव के पहले जब ये इंडी गठबंधन बना, उन्होंने दावे किए कि 295 हमारी सीटें आएंगी, वो नहीं आई, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। और दूसरी एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, 1989 से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी पार्टी, आज एक छात्र होशियार है, अगर वो 100% का अपना लक्ष्यांक जो सेट करता है और अगर 95 मार करे तो फेल हो गया,
और 35% वाले 40% लाते, अरे वो तालियां हो गई, मॉरल विक्ट्री हो गई। ये कहां का जनहित है भैया? आपकी मॉरल विक्ट्री, आपको मुबारक। 1989 से 2014 तक अमीश भाई जितनी भी सरकारें बनी उससे ज्यादा सीटें इस सरकार की आई है, फिर भी इनको लगता है कि इनकी मॉरल विक्ट्री है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे विपक्ष को कि ऐसा विपक्ष हर सत्ता पार्टी को मिले कि जिसकी 50 से 99 सीट आने पे भी अपनी मॉरल विक्ट्री उसको दिखाई देती है। और यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा तो आने वाले 30 साल तक इनकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि हर 5 साल में 50-50 सीटें बढ़ेगी। ये खुश है। लेकिन अगली बार 50 हो गई तो 150 पहुंच जाएगी कांग्रेस। भाई साहब ऐसे नहीं होगी ना। आप उनकी कौन सी सरकार रिपीट हुई मुझे बताइए। आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा अमीश भाई, देखिए जनादेश का स्वीकार करना चाहिए। और आज इन्होंने तय किया हुआ था कि ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना है। जो 50 से 99 हो गए, खुश हो गए। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। नहीं जरूरी है, मैं बीच में नहीं बोला किसी का। नॉन स्टैंडिंग नहीं, अमीश भाई नॉन स्टैंडिंग गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी रिटेन कर पाती है। गुजरात में 25 साल है। एग्जैक्टली। और ये जोरदार तालियां होनी चाहिए कि 15 साल के बाद पहली बार यह हुआ है देश के इतिहास में। दूसरी बार हुआ है कि तीसरी बार किसी एनडीए गठबंधन जैसे गठबंधन को देश ने चुना। बिल्कुल, हमको उसका गर्व होना चाहिए। दूसरी बात अमीश भाई, आज जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि मॉरल विक्ट्री, जो कर्नाटका हिमाचल 2 राज्यों में उनकी सरकार है, वहां पे लोकसभा के चुनाव के परिणाम देखिए, वहां पे उनकी सीटें कम, हिमाचल में एक भी नहीं जीते, कर्नाटक में माइनस हुए। ओडिशा और आंध्र की बात करें, एनडीए की 2 नई सरकार चुन के आई। अरे भाई काहे की मॉरल विक्ट्री? आप खुश रहिए। यही गुजरात में उनकी मॉरल विक्ट्री हुई थी, जनता ने साफ कर दिया। तो मुझे लगता है कि जनादेश को स्वीकार कीजिए। और जनादेश बहुत मजबूती से जनादेश एनडीए की फेवर में दिया है। देश के इतिहास में एनडीए गठबंधन का तीसरी बार चुना जाए, सिर्फ दूसरी बार हुआ है, तो उसको जोरदार धन्यवाद से आगे बढ़िए। ये वाकई हिस्टोरिक मूवमेंट है देश के लिए। तीसरी टर्म में पंडित नेहरू आए थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी आए हैं। मैं राजेश गुप्ता, 17 साल मोदी जी का हुआ क्या? अरे हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जैसे आप चल रहे हैं 20 साल होंगे। नहीं, अब आप चाह रहे 17 साल ही पूरे हो जाए। 20 साल होंगे। 17 साल कंप्लीट कर लेंगे उस दिन। ठीक है, नहीं, ओके। आप कह रहे मतलब पंडित नेहरू के मुकाबले ना रखें। वही कह रहे, 17 साल जिस दिन कंप्लीट कर लेंगे उस दिन हिस्टोरिक बोल दीजिएगा और 9 बार जेल भी भेज दीजिएगा। नेहरू जी 9 बार जेल गए थे। ओके। राजेश गुप्ता तो कह रहे पंडित नेहरू के साथ कंपैरिजन मत करिए। राजेश गुप्ता जी, रोहन गुप्ता ने बहुत साफ गोई से बात बोली कि हमने अपना टारगेट सेट किया 100 का, हमारे नंबर आए 95 और सामने वाले के जो नंबर हैं वो उनके सामने है। यानी अपने बाल खुद ही हजामत कर रही है विपक्ष और बोल रही है कि देखिए अमीश भाई, ये कह रहे हैं कि 100 नंबर की पढ़ाई करी, नंबर आए 80। ये भूल गए कि जो 100 नंबर की बच्चा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई तो कभी कर ही नहीं रहा था। उसके पास में हेडमास्टर साथ में था ईडी नाम का, एक टीचर साथ में था सीबीआई नाम का, एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का मॉनिटर साथ में बैठा हुआ था। पर्चे की नकल होने के बाद में भी 70 नंबर लेके आए हैं। पूरे पर्चे नकल मारे इन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने एक माहौल, एक बवंडर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड और बुरा मत मानना मीडिया, उसके साथ में पूरा एक माहौल बनाया। 400 पार, अब की बात 400 पार। उसके बावजूद भी 272 भी नहीं आई, इसलिए हार है। ये मोरल विक्ट्री हमारी नहीं है, आपकी हार है। आपको इस बात को समझना चाहिए। आपने इतना कदर बचाया, आपने कहा आदमी ने यहां तक कह दिया मैं पैदा ही नहीं हुआ, अपनी मां का अपमान है ये। मेरा ये कहना कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं तो देवता हूं, मुझे तो डिवाइन लगाई नहीं बोला उन्होंने। हमारे इंटरव्यू में बोला, बिल्कुल नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला। इतना घमंड, उन्होंने बोला मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूं, लेकिन उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, नहीं क्योंकि हमारे इंटरव्यू को आप कोट कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। मैं क्लिप दिखा सकता हूं पूरी। बोलिए। ओके, उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं। नहीं बोला उन्होंने, और कैसे होते? नहीं बोला, माता जी द्वारा बोला ही नहीं, मैंने खुद सुना। घमंड, कांग्रेस साफ भारत, इसका मुक्त भारत। देखो लोगों ने क्या करा, उसी यूपी के अंदर, उसी अयोध्या के हार गए। भगवान राम ने बता दिया कि भगवान राम किसके साथ है। भगवान राम के मेम बनाते थे हम, साथ लेके आ रहे भगवान राम को। इतना मजाक उड़ाना भगवान का क्यों भाई? आपको इतना अहंकार हो गया था, क्या हुआ? आप राजस्थान में हार रहे हो, आपका हरियाणा में अंदर क्या हुआ, आप देखिए यूपी के अंदर आपका क्या हुआ, क्यों हुआ? इसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जितने आगे हमने सरकार बना ली। तो आपका दिल्ली में क्या हुआ? एक जगह 7 में से 0 आया। पंजाब में आपकी सरकार है जी, क्या नंबर आया आपका? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, जवाब दीजिए ना इस बात का। अमीश भाई, दिल्ली में 7 गठबंधन किया, जिस पार्टी को आपने चुनाव हराया, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करके उसके साथ गठबंधन किया, और यही मंच था। मैंने बोला था दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार को टिकट देने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये लिख के ले लो, और वही रिजल्ट आया। पंजाब में आपका क्या हाल हुआ? अपनी बात कह ली। नहीं आपने कही अपनी बात। मेरे को लगता है कि रोहन जी की जरूरत है। नहीं मेरे को क्यों आप बीच में बोलो जाओगे, मेरे को फायदा क्या? बोलो, काउंटर तो जवाब दूंगा ना आपको। आपने कहा दिल्ली में क्या हुआ। देखिए
ये ऐसा बहुत बार देश के अंदर हुआ है, जब राज्य के अंदर अलग सरकारें हुई है, लोगों ने केंद्र में अलग वोट दिया है। दिल्ली के अंदर यहीं पे खड़े हो ना, यहीं रहना आप, अभी 2-4 महीने में चुनाव होने वाले, बिल्कुल यही होगा। 3 ऑटो में बैठ के आते थे 15, 3 विधायक जीते थे बीजेपी के, उसके बाद फिर चुनाव हुआ, खूब अभी तो चुनाव गया, उसकी बात कर लेते हैं। 8 आए, यहीं बैठ रोहन गुप्ता जवाब, रोहन गुप्ता जवाब, सत्यप्रकाश मिश्रा जवाब। ओके, अलग-अलग वोट दे रही है। अब आपने 3.5 मिनट बोला, रोहन गुप्ता जवाब। देखिए, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, जो उनके साथी हैं इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, उन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। मुझे बताइए, जो गठबंधन ठगबंधन हुआ चुनाव के लिए, अभी दिल्ली में पानी के मामले में तो कांग्रेस इनके सामने खड़ी, तो देश की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? और देखिए, जनता ये स्वीकार नहीं करती इस प्रकार के गठबंधन। आप पहले लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और बाद में आप जैसे ही चुनाव आते हैं उसके बाद में वापस अलग हो जाती है। क्या तरीका है? उनके चक्कर में महात्मा गांधी की तस्वीर कांग्रेस के पंजाब के जो नेता है उनके दफ्तर से गायब हो गई। ये इनकी संगत का असर है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली की जनता, इन्होंने बहुत इमोशनल क्रिएट करने का ट्राई किया, इमोशंस बनाएंगे, क्या हुआ? क्यों हराया जनता ने? आप जनादेश को तो स्वीकार कीजिए, आपका होम स्टेट है, वहां पे हार रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं। भाई साहब, साफ हो जाएंगे। यही ये बात तो सही है कि आपके घर में आपकी दुकान बंद हो रही है और आप पूरे देश में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं हम। बताइए, आपको लगता है हमारी दुकान बंद हो रही है? नहीं, लोकसभा में तो बंद है। सुनिए, हमारा शोरूम आपको दिखाई दे जाएगा, 3 मिनट रुक जाओ, अब आपको दिखा देंगे। और लोकसभा चुनाव फ्रेंडली लड़ रहे थे। ये इतनी बात तब कर रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने देखा महाराष्ट्र में जो गदर मचा रहे थे, अजित पवार करप्ट है, 70,000 करोड़ दिल्ली की तो बात कर लीजिए, उसको अपने साथ में बिठाया। अच्छा, दिल्ली में क्यों हारे वो बताइए? शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद में आधार घोटाले का इल्जाम लगाने के बाद में उस आदमी को भी आप लेके आ गए अपनी पार्टी में। लोगों ने क्या जवाब दिया? इतनी बेईमानी के बाद में आप देखिए, इनके पास दिल्ली को छोड़ के पूरे देश के लिए आर्गुमेंट। ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जीतने के लिए। और देखिए, ये पानी की बात कर रहे हैं, एक बात में ये बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए दिल्ली में पानी पैदा नहीं होता, हर के स्टेट से आता है, ठीक है। एक मुझे सिर्फ 30 सेकंड बच्चों सब सुनना इस बात को। एक प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो काम करना चाहिए, सुनिए, अभी एक बिजली भी नहीं आ रही है, पूरे पूरे पसीना से लथपथ हैं। कहां नहीं आ रही है? सुखदेव विहार में 4 दिन दिल्ली में भी दिल्ली में देखिए अमित भाई, अमित भाई देखो गलत हो जाएंगे। देखो ऐसी, देखो ये रोहन भाई भी जानते हैं। एक मिनट अमित भाई, रोहन भाई आप मेरे साथ पहली बार शायद डिबेट में आए होंगे। देखो ऐसा ऐसे देखो नॉन सीरियस बातें ठीक नहीं है। नॉन सीरियस सही तो कह रहे हैं, बिजली नहीं आ रहा, बिजली कहीं नहीं आ रही, कहीं ऐसा है? आपको लगता है? आपका रिपोर्ट है, आपका रिपोर्ट है, आप बताओ। आप इतने बड़े न्यूज चैनल के इतने बड़े एंकर हो, अरे चालू अभी 2 दिन, अरे एक करके अमित जमाई साहब भी इंतजार कर रहे हैं। 30 सेकंड अगर देश लंबा नहीं, बहुत छोटा, अगर देश की राजधानी के अंदर पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, जो आसपास की स्टेट से उनसे पानी आता है, क्या सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का काम यह नहीं बनता कि इसको एक नेचुरल इमरजेंसी है, उसमें बैठ के देखा जाए कि सबको पानी मिल जाए? इसमें भी राजनीति होगी क्या यार? हम लेटर लिखे जा रहे हैं, प्रधानधानमंत्री को लिख रहे हैं, हरियाणा के लेटर नहीं, जब आप सत्ता में गए थे, जब आप शीला दीक्षित ये बात बोलती थी, कांग्रेस की रिस्पेक्टेड लीडर स्वर्गीय शीला जी, जब ये बात बोलती थी, वो आप कहते थे ये लेटर लिख के काम हो जाता है क्या? नहीं, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लेटर लिख के काम हो रहा है? नहीं, पॉइंट ये है, देखिए रोहन जी का सारा काम आप करें। नहीं, मैं रोहन जी का काम नहीं कर रहा, मैं जनता का काम कर रहा हूँ। पानी जनता को नहीं मिल रहा, बिजली जनता को नहीं मिल रही, मैं जनता का काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो जनता की बात करता है, जो पब्लिक की बात करता है, वो आपको अपना दुश्मन लग रहा है। बिजली नहीं आ रही, आप देखो, मैं नहीं बोल रहा, वहां से ऑडियंस ने बोला भाई। बिल्कुल मैं आपको आपकी बात कहने दे रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग मटका फोड़ रैली जो है, मटका फोड़ रैली कांग्रेस पार्टी कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के अंदर। हमारा सवाल इस 17 साल की सरकार से, 10 साल नरेंद्र मोदी का रिजीम और 7 साल हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हमारे हैं योगी जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप युवाओं को शिक्षा नहीं देना चाहते हो? कल ये युवा तैयार होंगे जब नौकरी करने जाएंगे, आरओ हो या एआरओ हो या यूपी पुलिस हो या शिक्षकों की भर्ती हो, दास्ताने पर्चा लीक है उत्तर प्रदेश में। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी हो, क्या हम सब लोग मिलकर ये फैसला कर सकते हैं कि इनके भविष्य से कोई किसी को हम लोग खेलने नहीं देंगे? लेकिन रोजगार सृजन करने में ये सरकार नाकाम रही, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव जी भारत की संसद में जो पहली बात समाजवादियों की सबसे बड़ी लड़ाई है कि प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना पे केसी त्यागी जी ने बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट दिया था, अभी 1 हफ्ते पहले का है, या तो हमारे दोस्त जेडीयू के बैठे उसको कंडेम कर दें। उन्होंने कहा कि जेडीयू का सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना है केंद्र के स्तर पर, नंबर 1। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो अग्निवीर है वो खत्म होनी चाहिए, ये जो ठेके का आर्मी का नौकरी है। तीसरा उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो रिव्यू चाहते हैं। 3 तो ये बात रही, लेकिन हम ये चाहते हैं, केसी त्यागी ने बोला कि केसी त्यागी साहब, आप चलवा लीजिए, आप स्टेटमेंट चलवाइए,
ओके 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 आप ओके आप नहीं ठीक है काउंटर आप जवाब वहां से PTI आना का चाहिए, यूनाई क्योंकि का बाइट देखिए, चला मेरा लीजिएगा। कहना है कि अग्निवीर को ठेके की नौकरी हम कहना आपको बता रहे हैं। जायज नहीं है। ओके बोलिए आप। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारी पहले भी पार्टी ने स्टैंड बहुत क्लियर किया हुआ, ये अभी की बात नहीं है कि इन प्रिंसिपल हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सहमत हैं, लेकिन शर्त है कि इसके तमाम स्टेक होल्डर से बात करिए, चर्चा करिए, उनको भी कहने देना, चर्चा करिए। अगर कोई जेडीयू का तो वो बोले इस बात, चर्चा करिए, अमीक जमाई की बात है, स्टेक होल्डर से बात करिए, इस पर चर्चा करिए, जो मॉडल आएगा उस पर बात आएगा। अग्निवीर पर हमने नीति की समीक्षा की हमेशा वकालत करी है और अभी भी उस प्रस्ताव को हमने कहा है कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। अगर युवाओं में कोई निराशा या कोई बात इस पर गई है तो किसी भी नीति की समीक्षा हो सकती है। रुक जाइए आप, अरे रुकिए भाई, चाय पिलाएंगे आपको, रुकिए, चाय पिलाएंगे, रुक जाइए थोड़ा। अग्निवीर में साथ है तो बताओ। अग्निवीर पे समीक्षा, अब ये कुछ मिसकोट कर देते हैं जातिगत जनगणना। जो पार्टी जातिगत जनगणना बिहार में करा चुकी और जो पार्टी पहले देश में करा के बैठी थी, राहुल गांधी को इसकी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जातिगत सर्वे कराया था, उसका डेटा क्या हुआ, खा गए। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी नाम का गुब्बारा अब फूल गया, अब फट चुका है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप, जो भाषा का इस्तेमाल किया राहुल जी ने? एक सेकंड, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वो संसद में आंख मार लेते हैं, कभी चुम्मा, कुछ करते रहते हैं। तो फिर भी मैं चाहता हूं थोड़े वो 93, 94, 98 सीट में थोड़े ठीक हुए, लेकिन सदन की गरिमा, सदन की गरिमा, एक सेकंड, सदन, अरे तो राहुल गांधी संसद में आंख मारेंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे? वाह, एक सेकंड, नहीं, कॉमेडी नहीं, अगर राहुल गांधी सदन में आंख मारेंगे तो हम तो बताएंगे। एक सेकंड, कॉमेडी शो, एक सेकंड, कॉमेडी शो में भेजा दो। आपको कॉमेडी क्या लग रहा है इसके अंदर? ये कपिल मिश्रा शो में आना चाहिए, अमित जी के शो में आना राहुल गांधी, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। आपको कॉमेडी, देखिए राहुल गांधी ने आंख तो मारी थी, इसमें तो कोई गोरेज नहीं। ओके, तो करिए, आप भी करिए। जिस टर्म का इन्होंने उपयोग किया उसको लेकर स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा चिल्लाई थी, जनता ने उनको नकार दिया, और उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर मत करिए। और दूसरा, इनका याददाश्त बहुत कमजोर है। 2020 में आप बीजेपी के साथ लड़े, हमारे साथ आप जाति का सर्वे हुआ, तब जाकर सत्य जी निवेदन स्वीकार करिए। आप बोलिए, चुप कराइए। अब सत्य जी मेरा निवेदन है, शांत रहिए। मैडम 40 सेकंड बोल, मैडम 1 मिनट बोल ले। ओके, आपकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई हो तो मैं याद दिला देती हूँ। 15 में आप हमारे साथ लड़े, बीजेपी के साथ चले गए, फिर 20 में उनके साथ लड़े, हमारे साथ आए, हम आपके साथ गए थे, आप चोरी करने लगे, नौकरी के बदले मिट्टी खा गए, करते क्या हम? उन्हें चुप कराइए। बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। कॉमेडी शो नहीं है। एक सेकंड, सत्य जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। ये जिस तरीके से हूटिंग मजाक होगा, ये बिल्कुल गलत है। क्या हूटिंग हो रही है? ये वो क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। ओके, आप अपनी बात रखिए, आप सीरियस डिबेट हो रही है। देश नौकरी के बदले जमीन खाया, नौकरी के बदले जमीन लिया, केस चल रहा है, हूटिंग लग रहा है आपको। राजेश गुप्ता, नकाब उतरता है चेहरे से तो हूटिंग लगता है। सीरियस डिबेट हो रही है भाई, कोई बदतमीजी नहीं हो रही। राजेश जी, कोई शांत रहिए। नहीं, तमाशा करने की जरूरत नहीं है, आप तमाशा मत करिए, आप नहीं तमाशा मत करिए। नहीं, कमाल है। आप बोलिए, एक सेकंड, लोकतंत्र में जनता को ताली बजाने का कोई कार्यकर्ता नहीं बैठा हुआ, पब्लिक आई हुई है। बोलिए। नहीं, कमाल की बात है। आपको आपकी गारंटी का मैं क्या करूं सर, मुझे अपनी पब्लिक पे विश्वास है ना। ओके, आप बोलिए, मैडम को बोलिए, मैडम को बोलने दीजिए। मैडम सर, अब आप बीच में बोल रहे हैं बार बार। एक सेकंड, आप मैडम को, नहीं, आप मैडम को बोलने दीजिए। जनता को निर्धारित आप नहीं कर सकते, आप कमांड नहीं कर सकते सर, मैडम को बोलने दीजिए। मैं लास्ट टाइम मैं भी गारंटी दे रही हूँ, अगर हमारे बीच में ये बोले तो मैं 1 सेकंड में ये छोड़कर मैदान चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। इस तरह के आप बोलिए, आप शांत बैठिए, इनको बोलने दीजिए। बोलिए ना, सत्यप्रकाश मिश्रा शांत होइए, आप सत्य जी शांत होइए, मेरा रिक्वेस्ट है। बोलिए। आप राजेश गुप्ता शांत होइए ना, मेरा निवेदन है। ओके, पब्लिक डिबेट है, सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। किसानों के लिए जारी कर क्या गंदी भाषा आपको ऑडियो जा रहा है? सत्य जी, आपको ऑडियो नहीं जा रहा अभी। राहुल गांधी जी बोले होते हैं तो आज स्मृति ईरानी सड़क पर दौड़ रही होती, संसद में दौड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर ये ऐसी भाषा का उपयोग क्या भाषा आपको गंदी लगी? आप बोलिए ना, नौजवानों पे, अग्निवीर पर बोलिए आप। ठीक है, अब एक सेकंड, मैं जदयू से निवेदन करूंगा
उतना ही चिल्लाइए, सुबह यहाँ शाम में उस पार्टी में, सुबह इस पार्टी में, शाम में उस पार्टी में। थोड़ा आराम से रहिए, कल हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ जाए आपको, तो आवाज कम रखिए। आपको क्या लगता है बड़ा डिसीजन ले सकते हैं क्या? एक सेकेंड, ऑल ऑडियोज डाउन। मैं जिसके पास माइक लेके जाऊं उसी का ऑडियो खोलिए। पहले बोल दिया कि नीतीश जी का जो सेकुलर और फैशिस्ट क्रेडेंशियल है, ही इज अ टॉप पर्सन, ही इज अ एंटी फैशिस्ट मैन, ही विल नॉट सपोर्ट एनी एनडीए फैशिस्ट टेंडेंसी। मैंने बोला कि क्या फैशिस्ट टेंडेंसी क्या है? जैसे इस देश के इंस्टीट्यूशन को खत्म करना, हेमंता सोरेन को जेल भेजना, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, जो रेड्डी बंदों से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा गया, एक बंदा बोले वही रेड्डी था ना। पर सर, जो केजरीवाल जो की पैसा दिया वो जेल में चले गए। एक इलेक्टोरल बॉन्ड क्या 1000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ठीक है। रोहन गुप्ता वो जेल में नहीं है। ठीक है रोहन गुप्ता, अब रोहन गुप्ता की बारी है। एक बात यह है कि पहले सभी पार्टियों को सभी कॉर्पोरेट पैसा दिया करते थे, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस का सबसे बड़ा रिपोर्ट आया करीब 50 फर्म्स का जी, कि उनके ऊपर एक डेट में पहले तो उनके ऊपर छापे पड़ते हैं और 10 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ उनके अकाउंट में जाते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, भारत की संसद में पेश होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि उसी रेड्डी के मामले में केजरीवाल जी जेल में है, उसी मामले में रेड्डी फाइनेंसर जो भारतीय जनता पार्टी का जो पैसा डालता है, क्योंकि ममता जी के पास ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है इंडिया अलायंस के पास, तो फिर राहुल पैसे जी कैसे के मिल पास रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये लोग तो दबाव, बीजेपी वाले दबाव डाल के पैसा दे रहे हैं, ईडी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी की एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो विपक्ष के पास एक्सटॉर्शन का कौन सा टूल है कि उनको पैसे मिल रहे हैं? मैंने आपको बोला कि एक्सटॉर्शन करके इन दबाव बना के पैसे लिए गए और बाद में प्रफुल्ल, वो कौन थे बंबई वाले मुख्यमंत्री जी, चक्की पेसिंग उसके लिए बोले थे। जी। और फिर क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल जी कह रहे थे अमित शाह जी जेल डालूंगा, प्रफुल्ल को प्रधानमंत्री बोले थे बंबई में, क्या हो गया? ठीक है, जवाब वजीर बना दिया। वजीर बना दिया। मेरा एक ही कहना है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुनाव के पहले इतना बड़ा हल्ला हो रहा था, जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जो पूरा लाभार्थी का लिस्ट आया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे अगर भाजपा को मिले तो वो जबरदस्ती लिए गए और विपक्ष को मिले तो वो प्यार से दी गए। ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। दूसरी चीज, आपने एक विपक्ष के लिए सवाल पूछा कि सीटें बढ़ी है। मेरा ये कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी के मुद्दों को उठाए। दो बड़े मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी पे हमेशा विपक्ष ने सत्ता को घेरा है। आज जहां जहां उनकी राज्य सरकार है, मुझे बताइए कर्नाटक में भी टैक्स बढ़ा दिया, तो क्या महंगाई पे वार हुआ? क्या ये महंगाई के साथ आप चल रहे हैं? आपकी गारंटी के लिए आप बोल रहे हैं? कंचना यादव, देखिए महंगाई का मुद्दा आप लोग उठाते हैं और बार बार करते हैं, भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती है, लेकिन महंगाई के मुद्दे के ऊपर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जिसके साथ आपका अलायंस है, उसने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए और जब सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट रहे हैं इस पूरे मामले से। तो पेट्रोल डीजल के दाम तो कर्नाटक की सरकार ने बढ़ाए, क्यों? देखिए, यही कहते थे राजस्थान में आएंगे तो 400 का सिलेंडर देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, कहाँ गए? और आते ही सरकार में बोले हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। ये झूठे वादे आप लोग करो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप बाई रोड जाओ तो हर इतना टोल टैक्स इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि एक नॉर्मल चीज भी जब ट्रांसपोर्ट होती है रोड के जरिए तो उसका प्राइस टोल टैक्स की वजह से बढ़ा दिया गया है। और उसके मिनिस्टर जो है इनके हैं, नितिन गडकरी जी जो भी हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमारा कोई एक सेकंड हमारा कोई मकसद नहीं है सरकार को अस्थिर करने का। हम चाहते हैं कि इस देश को एक स्थिर सरकार मिले जो सुचारू रूप से काम करे। सुचारू जी सुनो, नहीं आप सुचारू रूप से काम करने का मतलब यह है कि अगर रेल का एक्सीडेंट हुआ है तो रेल मंत्री आए और उस पर बताए प्रॉपर कैसे हुआ। बस ये रील बनाने नहीं आए, रेल मंत्री है, रील मंत्री नहीं है। और अगर किसानों पर कुछ हो रहा है तो उस पर इधर उधर बकैती ना करे, बल्कि आए और साथ में काम करे। तो ये अपनी जवाबदेही तय करे। पेपर लीक हो रहा है तो शिक्षा मंत्री अभी करे एरर है, शिक्षा मंत्री करे एरर है, बिहार में कह रहे हैं कि लीक हो गया। समझ ही नहीं आ रहा कि इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कहां, इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कहां? जी मैं आपको बता रहा हूं। पहले सत्यप्रकाश मिश्रा आपका जवाब, वो कह रहे हैं कि हर चीज प्लानिंग के साथ होनी चाहिए और हर चीज पे जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। आप एक बात बताइए अमिश देवगन जी, पिछले 10 सालों में कौन सी ऐसी बात हुई जो प्लानिंग के साथ नहीं हुई इस देश में? अगर कोई भी योजना सरकार की आई, चाहे वो किसानों को पैसा सीधा देने का था, क्या ये प्लान नहीं था? और इस बार सरकार बनते ही 20,000 करोड़ उसके लिए जारी नहीं किया गया। गलतियां जहां हुई वहां भी इस बात की देखा देखी की गई और उसकी जांच की गई और संबंधित अधिकारी को उस संबंध में निर्देश दिए गए। बड़ा सवाल पे क्या बड़ा सवाल यह है कि इस सरकार में क्या बड़े और कड़े फैसले हो पाएंगे भ्रष्टाचार पर? जिस तरह मोदी सरकार पहले कार्रवाई कर रही थी मोदी 2.0 में, क्या 3.0 पे कर पाएगी? नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा बयान हमेशा रहता है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। अगर राष्ट्र हित में
कोई भी फैसला होगा एनडीए वो फैसला लेगी, वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, सीमा सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे युवाओं के भविष्य से रिलेटेड हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। बिल्कुल पक्का। बिल्कुल। मैं एक दोहरा दूं, जब पहली बार केजरीवाल पर यह शराब घोटाले का आरोप लगा और लोग जेल गए, हमारी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है और ट्विटर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, अदालत इस मामले में फैसला करेगी। जांच कमी, जो भी जांच अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, हम कभी जांच को नहीं रोकते और अदालत के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। अब राजेश गुप्ता, पॉइंट ये है कि आप लोग ब्लेम गेम में यकीन करते हो, यानी आप हिट एंड रन में बिलीव करते हो। पानी की समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, बिजली की कोई समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो जाए तो वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज है। क्या आपको लगता नहीं है कि अपने पॉलिटिकल डिबैकल के लिए जो पंजाब में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार है, आपकी पार्टी जिम्मेदार है? अमीश भाई, जब बीजेपी जीतती है तो आप उनको श्रेय देते हो, तो आप इस बात को समझो कि दिल्ली की जनता ने 3 बार केजरीवाल जी को जिताया। पंजाब में 92 लोकसभा चुनावों की बात कर रहा हूं। एक मिनट, चुनाव तो चुनाव ही है ना, और उसके बाद में दिल्ली के एमसीडी में भी अगर बीजेपी को हराए तो कोई रीजन होगा उसका जी। अभी जैसे रेल की बात हो रही थी, आज इस देश के अंदर 95% लोग ऐसे जिन्होंने हवाई जहाज को सिर्फ ऊपर से ही देखा है। उसके बाद में अगर आज रेल की टिकट कराने की कोशिश करो ना यहाँ से बनारस की, आपको मिलेगी नहीं। पहले आपको कहा तत्काल में जाओ, तत्काल में प्रीमियम तत्काल में जाओ, उसमें देखोगे तो टिकट ऑलमोस्ट फेयर के बराबर हो जाएगी, एयर फेयर के बराबर में। उसके बाद में आपको गाड़ी लेने के लिए मजबूर करा जाएगा, उस पर 50% टैक्स, और इतना टैक्स ले लिया जाएगा जो उन्होंने ऑक्ट्रॉय के नाम पे कहा आपसे, इतना टोल टैक्स लगा दिया जाएगा कि आप बर्बाद हो जाओगे। इन पे कोई बात नहीं करेगा, हमेशा मजाक होंगे, हमेशा चुटकुले होंगे। उन्होंने कहा 10 साल में बहुत अच्छा चल रहा था, फिर ये 18 महीने की एवरेज और इनकी नीतीश कुमार जी की इधर से उधर, उधर से उधर टपक जाते हैं। 18 महीने पूरे होने वाले, ध्यान रखना, किसी भी टाइम इधर से उधर हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात क्या है, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने क्या बोला, राहुल गांधी जी ने बोला या किसी ने भी अगर कोई बात ऐसी संसद में गलत करी, नहीं होनी चाहिए। देश के बच्चे देख रहे हैं, देश का भविष्य कल ये भी आ जाएंगे। एक मिनट रुकिए, हुई थी, वही तो मैं कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी ने क्या क्या बोला विधानसभा में, इनकी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ खड़े होकर बोल रहे थे, उनका दिमाग खराब हो गया है, सठिया गए हैं, भूल गए हैं, ऐसी ऐसी बातें कि बच्चों के सामने कर नहीं पाओगे। भूल गए क्या आप? ये लोग बार बार पलटते हैं, इनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो कह रहे हैं क्योंकि टारगेट किया गया है जेडीयू को, पलटू राम है आप लोग। देखिए, ये कांग्रेस को गाली देते थे, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, सारा पता चल जाएगा घोटाला का, उनके गोद में जाके कांग्रेस में बैठ गए। हम सिद्धांतों पर, समय के हिसाब से, परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति में हमने जरूर अपने साथी बदले, लेकिन हमने अपनी नीतियां नहीं बदली। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई जारी रहा, सुशासन गर्व से 18 साल से बिहार में चला रहे, और देश में गौरव है। बिहार का विकास दर देश में सबसे ज्यादा है, लगातार है, गूगल करके आप देख लीजिएगा इस बात को। 18 महीने की बात भी बोले, लेकिन नहीं, वो ठीक है, हमने साथी चुने थे, हम इसको मानते, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी, और अभी हम एनडीए के साथ चुनाव लड़े तो देश में सबसे अच्छा, नहीं, देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन एनडीए का कहां रहा? बिहार में रहा। तो हम उनके साथ हैं, खड़े रहे। देखिए, इन्होंने जो पलटी मारी, जो आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने जो पलटी मारी उसको देश की जनता ने, खासतौर पर बिहार की जनता ने, क्योंकि वो उनका राज्य है, उसको स्वीकार कर लिया। इनको और बीजेपी यानी रोहन गुप्ता की पार्टी को और सत्यप्रकाश जी की पार्टी को झोली भर के सीटें दी। आपने भी एक पलटी मारी, आपने कांग्रेस के साथ अलायंस करा, लेकिन दिल्ली की जनता ने उसको बुरी तरह से अस्वीकार किया। पंजाब में भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपने तब भी, पहले भी इसका जवाब नहीं दिया, अब भी इसका जवाब अगर दे दे तो बेहतर है, क्योंकि देश की जनता सुनना चाहती है। जो पोल डिबैकल आम आदमी पार्टी को हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश की जनता ने जो करा हमसे स्वीकार करते हैं, हम इनकी तरह ट्विटर पे मजाक नहीं करते कि अयोध्या मत जाओ, अयोध्या ने दुश्मनी निकाल ली, अयोध्यावासी पहले बुरे थे, हम ऐसे नहीं करते, हम स्वीकार करते हैं। बीजेपी ने बोला अयोध्या मत जाओ, ट्विटर उठा के देख लो, ट्विटर उठा के देखो, ट्विटर के इनके फॉलोअर्स को देख लो, जिनको मोदी जी भी फॉलो करे उनको उठा के देख लो, वो हमारे लोग तो है नहीं जो लिख रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि ये लोग जो इनको नहीं चुनते हैं ना, वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं, वो देश विरोधी हो जाते हैं, वो अयोध्या विरोधी हो जाते हैं। ये इसी किस्म की राजनीति करते हैं, हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में 18 साल से इतना कुछ शासन हुआ, इतना दुख हुआ, इस बात को सुन के मैं बता नहीं सकता। मेरे साथ बस्तियों में चलना, दिल्ली में, बॉम्बे में, सूरत में, पंजाब में चलना, खेतों में जो काम करते हैं ना, बेचारे सारे पूर्वांचल के लोग हैं, इनकी वजह से वो लोग बाहर जाके अपने बच्चों को छोड़ के नौकरी करते हैं, दिहाड़ी में काम करते हैं इनकी वजह से, और ये लोग कहते हैं गर्व है। ओके, रोहन गुप्ता की बारी है, रोहन गुप्ता की बारी है, लेकिन मैं रोहन गुप्ता की बारी है, वो कहते हैं कि अयोध्या आप हार जाओ तो हिंदू खराब हो जाता है, देश अगर हार जाओ तो देश खराब हो जाता है, मतलब देश विरोधी लोग हो जाते हैं। देखिए, ये इनकी सोच है, पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा हमीश भाई, देश की जनता स्मार्ट है। जनादेश की जब हम बात कर रहे हैं, ये लोग ये कहते हैं, पंजाब में कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और दिल्ली में कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, तो जनता ने क्यों दिया हम आपके हैं कौन?
ये इनको समझना पड़ेगा कि जनता इतना ज्यादा विरोधाभास सहन नहीं करती। अब ये बोल रहे थे जेडीयू के लिए खराब बोल रहे थे, यही जेडीयू ने दावा किया कि उनको प्रधानमंत्री पद की ऑफर दी गई। अंगूर खट्टे हैं, आप स्वीकार कीजिए ना कि आपकी हार हुई है। आप सशक्त विपक्ष की तरह काम कीजिए, सकारात्मक बात कीजिए, अपने मुद्दों को लेके चलिए, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, उसका सोल्यूशन दिखाइए। सिर्फ उंगली उठाने से कभी भी देश की जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी। ओके, मुझे कुछ सवाल लेने हैं, कुछ सवाल हाथ खड़ा करे, जो हाथ खड़ा करेगा उससे सवाल लूंगा मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, छात्रों के साथ इस देश में रोजाना हो रहा है, रोजाना पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें आगे प्रधानमंत्री जी कुछ क्यों नहीं कहते हैं, क्यों अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हैं, क्यों? रोहन गुप्ता जवाब। रोहन गुप्ता, छात्रों का एक बड़ा मुद्दा है, राहुल जी ने भी इस बात को उठाया, राहुल गांधी ने भी बोला कि प्रधानमंत्री को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। जवाब देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और जिस प्रकार से सरकार को जो कार्यवाही करनी चाहिए पूरा, और सरकार ने क्लियरली कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अमीश भाई, मैं ये चीज राजनीति से ऊपर उठ के ये कहना चाहूंगा, मैं भी युवा हूं, कि ये जो मुद्दा है, ये देश की जो पूरा ढांचा है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। हम राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार की तब भी 20 पेपर लीक हुए थे। तो जब आपकी इच्छा शक्ति होगी कि नहीं हमको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है और इसके ऊपर राजनीति नहीं होगी, तो मुझे लगता है तब राजनीति, देखिए अफसोस के साथ में बात बोल रहा हूं, लेकिन राजनीति सारी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और बाकी दल भी कर रहे हैं। अब मैं एक आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनके पीएस पे आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा। कल मेरे साथ वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी थी, उन्होंने बोला देखिए ये तो सब उनके भाई, लेकिन उस विभाग के मंत्री तो सिन्हा साहब ही हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है? अगर तेजस्वी यादव का पीए कमरा बुक करा रहा है और सारी साठगांठ हो रही है, तो फिर ये सरकार क्यों है? जिम्मेदारी पूरी सिस्टम की है। मैं अभी वापस बोल रहा हूं, वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार है, सबकी जिम्मेदारी है, सबको मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। थैंक यू, छीटाकशी से काम नहीं होगा, पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। और मैं इससे कंचना यादव आपके पास भी आना चाहता हूं, तेजस्वी यादव का अगर पीएस पे इतना बड़ा ब्लेम लगा है, देखिए आरोप है, उनकी जांच होगी, लेकिन आपको लगता नहीं है कि अगर कॉल प्रूफ दिखाए जा रहे हैं, कई चीजें सामने आ रही हैं और नीट का इतना मतलब पेपर लीक का इतना बड़ा मामला है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें आपको भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए? नहीं, आप चलाए नहीं होंगे, लेकिन तेजस्वी जी इस पर आकर बोल चुके हैं। उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है इन्वॉल्व है तब गिरफ्तार करिए, आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्या तेजस्वी जी ने उनको अपने साथ से हटा दिया? फालतू में आकर एक व्हाट्सएप कॉल और एक ट्विटर वो फॉरवर्ड करके कुछ लाकर दिखा देंगे आप और आरोप लगा देंगे, ये तो उन्होंने एक और लाइन बोली थी, मैंने पूरा सुना। तेजस्वी यादव ने बोला कि इनको फंसाया जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं किसी सरकार को क्लीन चिट देने का अधिकार नहीं रखता, मैं क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहा, लेकिन ये छात्रों के भविष्य का मामला है, ये इन छात्रों की बात है, ये करोड़ों छात्रों की बात है जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, और मैं उन छात्रों के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा हूं मेरे 24 साल के करियर में, और आज भी उठाता रहूंगा। चाहे कल मुझे देश के एचआरडी मिनिस्टर से सवाल पूछना हो या देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा हो, मैंने गुरेज नहीं करा बिना। और लेकिन जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको तो पहले पीएस को तो बेदखल करा जाए थोड़े समय के लिए? एक सेकंड आप सुन लीजिए, आप बेदखल पीएस को करने की बात करें। यहाँ दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं जी कोई स्कैम ही नहीं हुआ, कोई लीक ही नहीं हुआ, एरर हुआ है, शेम ऑन यू, एरर हुआ है। और यहाँ दो उनके नेता पर्ची लेकर चिल्ला रहे हैं कि पेपर लीक उन्होंने करवा रहे, इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? देखिए, अयोध्या वाले के लिए एजेंडा चला रहे थे बीजेपी वाले। आपको बताते हैं सर, इस देश में जयराम रमेश बोलते थे कि बिहारी जो है शौचालय साफ करते हैं। उसके बाद ये लोग बयान करते हैं कि जितने भी सैम पित्रोदा है कि गोडे वाले चाइनीज लगते हैं, ये वेस्ट इंडीज लगता है, ये लोग धर्म में बांटते हैं, जात में बांटते हैं। उससे ज्यादा नहीं हुआ तो चेहरा में भी आप डिस्क्राइब करने लगे चेहरा वाले कौन है। ओके, बैठिए, अब आपने सवाल पूछ लिया। अमित जमाई जवाब, अयोध्या की बात आप कर रहे थे। देखो, ये जो धर्म के ठेकेदार है ना उत्तर प्रदेश वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग धर्म के ठेकेदार नहीं है? हम ठेकेदार वोट जिहाद की बात तो आपने करी? नहीं, हम समाज के लिए काम करते हैं, धर्म जाति को हम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो धर्म का एपिसेंटर जो आपने बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक इवेंट हुआ था, अयोध्या से पूरे देश को बांटने का, और अयोध्या की जनता ने, हिंदू मुसलमानों ने, भारतीय जनता पार्टी ने एपिसेंटर बनाया कि वहां से इस देश को पॉलिटिकली बांटा जाए। अयोध्या की जनता ने उसको नकार दिया, पूरे हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को नकार दिया। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा बहुत आपत्तिजनक शब्द यूज किया, अयोध्या प्रोजेक्ट।
ये प्रोजेक्ट की कौन सी बात है? ये तो आस्था का विषय है। और डिवाइड कौन कर रहा है? जो तुष्टीकरण करता है वो डिवाइड करता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर 15 बार माइनॉरिटी वर्ड लिखा है तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? आप डिवाइड कर रहे हो। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है जो आपके सहयोगी, क्योंकि इंडिया अलायंस के पार्टनर ने बोला, आप उस बात से एग्री करते हैं? अयोध्या नाम का प्रोजेक्ट बीजेपी ने चलाया और देश को डिवाइड करने की कोशिश करी। डू यू एग्री टू इट? देखिए अमीश भाई, क्या होता है कभी कभी, जैसे आपने एक लाइन पकड़ी, जैसे उस बच्चे ने लाइनें चुना दी 4। देखिए एक इंडिविजुअल क्या कहता है और क्या कहना चाहता है उसमें अंतर हो सकता है। जैसे शक्ति के ऊपर बड़ी बहस हुई थी कि राहुल गांधी जी ने कह दिया हम शक्ति के खिलाफ हैं, और एक इंस्टीट्यूशन एज अ पार्टी बीजेपी क्या चलाती है वो ट्विटर और फेसबुक खोल के देख लो। जो अभी रोहन भाई ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, रोहन भाई ने कहा कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं। माइनॉरिटी सर सिर्फ मुस्लिम्स नहीं होते, जैन भी माइनॉरिटी में आते, बुद्धिस्ट भी माइनॉरिटी में आते, क्रिश्चियन भी आते। लेकिन बात जैनों और बुद्धों की तो कोई करता ही नहीं है, ये क्रिश्चियंस की भी नहीं करता। माइनॉरिटी के नाम पर इस देश में सिर्फ एक ही कौम दिखाई देती है। समस्या ये है सिखों की कोई बात नहीं करता। अमीश भाई ये फैक्ट है सर, फैक्ट है, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको फिर कह रहा हूं। सर शाहबानों के लिए राजीव गांधी की सरकार ने फैसला पलटा था। शाहबानों के लिए अगर जूलियट होती तो बदला नहीं जाता। मैं साफ कह रहा हूं। उसी राजीव गांधी ने रामलला के ताले खोले थे। उसकी बर्बाद करते हो आप नहीं कर रहे। ताले किसने खोले थे ना? और उसी राजीव गांधी की पार्टी ने संसद के परिसर में पीवी नरसिम्हा राव ने यह कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को तामीर करेंगे, देश के सदन के अंदर खड़े होकर। यह भी सत्य है सर। देखिए मेरी बात सुनिए जी। अगर आप, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि एक मैंडेट आया है, सरकार के पास में आया है। सरकार को मैंडेट देने का मतलब ये कतई नहीं होता कि जो मर्जी करते चले जाओ। इसलिए तो विपक्ष है। बिल्कुल सरकार का सबसे पहला काम है, बहुत अच्छी बात है। क्या सदन में क्या होगा इस बारी? सदन का सत्र आ रहा है, क्या होगा? ने कहा कि सारी की सारी पार्टी से बात करनी चाहिए। सारी पार्टी से सबसे पहले तो अपोजिशन है ना, अपोजिशन से बात करें, कैसे लेके आना है। हाँ, सबसे मिलना चाहिए, बात करनी है देश के आगे। आखिरी 10 सेकंड कोई अपनी राय रखना चाहता है तो रख दे। ओके, आप पीछे से कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कह रहे हैं? सवाल लिए अपनी बात को रख दीजिए, बोलिए क्या कहना चाहती है। खड़े होके बोलिए। नहीं बोलिए, पहले मैडम को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। सवाल है। हाँ बोलिए। हाँ, हमारा सवाल ये है कि न्यूज आया था कि यूजीसी एनईटी का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्टर। अब ये बताइए कि हम जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उस चीज का, अब क्या करेंगे, किस चीज का तैयारी करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ओके सर, मेरा निष्कर्ष यही है कि सर आप लोग बोलते 140 करोड़ की जनता की आप बात करते हो, मणिपुर पे आज तक कुछ नहीं। लद्दाख में फुनसुक वाकुर इतने दिन बैठे रहे, उसके ऊपर धरना के ऊपर अनशन छोड़ के 21 दिन तक कहां थे सर? ओके, जवाब रोहन गुप्ता देना चाहूंगा। मणिपुर पे पूरा सदन बुलाया गया। ऑडियंस पे सवाल उठा रहे थे, ये आप खुद देखिए, आपने उठाया था सवाल। जवाब दे दो। उन्होंने कहा उठाया आपने, इसलिए ओके बोलने बिल्कुल अच्छे थे। नहीं तो कोई, अब आप तरीका किसी का डिफाइन नहीं कर सकते। रोहन गुप्ता बोलिए। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर पे पूरा सदन बुलाया गया, विपक्ष को मणिपुर पे पूरे सदन को बुलाया गया, विपक्ष को मौका दिया और विपक्ष ने वॉकआउट करके मणिपुर का अपमान किया। देखिए संसद है, सब चीज पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर में शांति अभी भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, और अमित शाह जी 2 दिन पहले सबको मिलके, सबकी जिम्मेदारी है मिलके शांति बहाल करें। मेरा एक ही शुक्रिया काम आप तमाम लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरी राम राम और नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन इस देश की जनता ने एक मैंडेट दिया है, एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है नरेंद्र मोदी को 3री टर्म के लिए, और संदेश भी दिया है सरकार को, यानी जनादेश भी है और वो संदेश के साथ है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरी नमस्कार, गुड नाइट।